Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. And guys, as you already know that कि हम लोगों ने यूनिट 1 में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और वहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। तो स्टार्टिंग के जो हमने 2 सेशंस लिए थे वो सेशंस तो आपके बायलिंगुअल थे, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस एक साथ प्रोवाइडेड थे। बट बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रहा था, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जहाँ पर हमने डिस्कस किए थे वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में थे। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका जो कंफर्टेबल रहते हैं इंग्लिश के साथ है, जिनका मीडियम जो है वो इंग्लिश है एज अ लैंग्वेज, तो आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वही सेम क्वेश्चंस की सीरीज़ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हिंदी लैंग्वेज में, उसको आज हम इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस इन जस्ट वन वीडियो। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा एंड तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन मिस ना हो। मैं यहाँ पर भी आपको एज मच एज एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सप्लेनेशन के लिए हिंदी वाली वीडियोस को देखना है, आप इन्हीं वीडियोस को देखेंगे। सिर्फ आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल, आप इंग्लिश क्वेश्चन वाली वीडियो भी देखेंगे। यहाँ पर आपके लिए आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए जो भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना होगा वो मैं यहाँ पर भी करूँगी, वहाँ पर भी किया था, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी वरिड ना हो कि हिंदी में है, सेशंस आते रहेंगे, आगे भी ऐसे ही आएंगे, तो आपको वरिड नहीं होना कि अरे ये हिंदी में दे दिया मैम, हम तो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चंस भी लेंगे। अगर पहले इंग्लिश के दिए तो नेक्स्ट टाइम हिंदी में भी मिलेंगे, और पहले हिंदी में दिए तो नेक्स्ट टाइम इंग्लिश में भी मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी टीचिंग को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो टीचर की नॉलेज, classroom activities that encourage learning, socio-economic background of teacher and students and learning through experiences। तो देखिए चारों ही ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो टीचर की जो नॉलेज होगी वो बिल्कुल आपकी टीचिंग को इफ़ेक्ट करेगी। अगर टीचर के पास अच्छी नॉलेज होगी तो वो जो है अपना कंसेप्ट जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है उसको बेहतर तरीके से आपको समझा सकेगा। लेकिन अगर वहीं उसकी नॉलेज में कहीं ना कहीं कोई कह सकते हो थोड़ा सा भी कमी रहेगी तो वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, तो बिल्कुल आपकी जो लर्निंग है वो प्रभावित होगी, इफेक्ट होगी। तो टीचर की नॉलेज तो इम्पैक्ट करेगी आपकी टीचिंग को, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं रहेगा। बाकी क्लासरूम एक्टिविटीज़ जो कि लर्निंग को एनकरेज करें, बिल्कुल लर्निंग कैसे होगा अगर आप बच्चों को एनकरेज करते हो, येस यू कैन, यू विल एंड यू कैन डू इट, और आप उनको जो थोड़ा सा मोटिवेशन देते हैं, उस मोटिवेशन के थ्रू क्या करते हैं वो स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग में। तो क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जो भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू आप लेक्चर्स को डिलीवर करते हो, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके टीचिंग में, आपके लर्निंग प्रोसेस में। तो इसलिए ये भी इम्पैक्ट डालता है टीचिंग पे, और इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। बाकी लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास जो अपना प्रायर एक्सपीरियंस रहता है उसके थ्रू, उससे कनेक्ट करके वो जो है वो आगे की जो लर्निंग है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको काफ़ी बार एग्जांपल दिया है कौवे का, और कि काला है तो वो कौवा है, उसमें पहले से आपको अगर पक्षी बताना है तो वो आपको खुद ही बताएगा पक्षी कैसे होते हैं, और फिर आप बताओगे कि हाँ पक्षी ऐसे ही होते हैं, उनके पास पंख होते हैं, वो उड़ सकते हैं, और अलग अलग पक्षी होते हैं। आप उनको डिफरेंस करना बताओगे, आप अपने कलर की बेसिस पे उनको डिफरेंस करना बताओगे, उनकी वॉइस आवाज़ की बेसिस पे उनको डिफरेंस करना बताओगे। अब वो जो है वो अपने जो उनका पहले का एक्सपीरियंस था उसके साथ वो आपका दिया हुआ एक्सपीरियंस को कनेक्ट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और अब उनके पास एक बेहतर संरचना जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये भी जो है टीचिंग को इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, तो टीचर या और स्टूडेंट की पृष्ठभूमि क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो हाई फैमिली से आते हैं, वो लो फैमिली से आते हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा आपकी टीचिंग को। वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, द थिंग इज़ दैट कि उनके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम बात करें टीचर की, तो वो जो सब्जेक्ट पढ़ाने आया है उस पर उसको
नॉलेज होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट पढ़ने आया है वो भी इस इंटेंशन के साथ आया है कि बस उसको पढ़ना है, तो ये उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा था वो प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट। यहाँ पर टीचिंग एड्स के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है यहाँ पर कौन सी करेक्ट रहेगी। तो टीचिंग एड बेसिकली करते क्या हैं, जिन टीचिंग एड्स का आप यूज़ करते हो, टीचिंग एड्स कैसे होते हैं, आपके ऑडियो एड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आप ऑडियो के थ्रू स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करते हो, या फिर अपनी जो भी आपके कंसेप्ट है उसको समझाते हो, या फिर आप एक वीडियो के माध्यम से आप प्रोजेक्टर वगैरह पे उनको दिखाते हो, या फिर आप ऑडियो और वीडियो दोनों ही एड्स का जो है वो इस्तेमाल करते हो। ठीक है। तो ये जो एड्स आप यूज़ करते हो, इन एड्स का इस्तेमाल क्यों करते हो आप, बेसिकली इनका मोटिव क्या है इनको यूज़ करने का। तो दे हेल्प इन रिटेनिंग कंसेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। क्यों? क्योंकि ये जो टीचिंग एड्स होते हैं इनके थ्रू अगर आप समझाते हो तो क्या होता है कि जो भी कंसेप्ट आपने इन टीचिंग एड्स के थ्रू समझाया है वो लंबे समय तक जो है वो बच्चे के माइंड में रहेगा, वो ईजिली एक्वायर करेगा और उसको लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर करके रख सकता है। दे हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर। बिल्कुल, इससे स्टूडेंट जो है बेहतर तरीके से सीख सकता है। एंड दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को क्या बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बट अगर हम बात करें दे एनहेंस रोट लर्निंग, तो रोट लर्निंग को ये एनहेंस नहीं करते हैं। ये किस पे, समझ पर जो है वो फोकस डालते हैं। इनका जो बल होता है वो समझ पर पड़ता है कि आप अंडरस्टैंडिंग कर सके, जो भी कंसेप्ट को पढ़ना है उनको आप समझ सकें और समझ के जो है वो आप उनको लागू कर सके। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ये हमें दिख रही हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टीचिंग यूज्ड बाय अ टीचर टू टीच इंक्लूड। अब सॉरी, टेक्निक्स यूज्ड बाय अ टीचर टू टीच इंक्लूड। अब जो टेक्निक्स टीचर के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं पढ़ाने के लिए वो क्या हैं, तो वो लेक्चर होते हैं। बिल्कुल, लेक्चर का आप टीचर यूज़ करता है पढ़ाने के लिए, इंटरेक्टिव लेक्चर्स का भी यूज़ करता है, ग्रुप वर्क का भी यूज़ करता है, ठीक है, और सेल्फ स्टडी। तो अब बात आ रही है किसके द्वारा, तो बात आ रही है टीचर के द्वारा। बात आ रही है कि वो टेक्निक्स जो टीचर यूज़ करता है पढ़ाने के लिए, तो वो टेक्निक्स कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेक्चर, मैंने भी बताया कि लेक्चर का इस्तेमाल करता है टीचर, लेक्चर डिलीवर करता है आपको पढ़ाने के लिए। दूसरा जो है वो है आपका इंटरेक्टिव लेक्चर्स, ठीक है, इंटरेक्टिव लेक्चर्स का यूज़ करता है। वहीं वो ग्रुप वर्क का इस्तेमाल जो है वो टीचर नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, आपका सेल्फ स्टडी करवाता है, ठीक है, कि आपको प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए। लेकिन अगर आपको वो ग्रुप वर्क देगा तो वहाँ पर जो है वो टीचर इन टेक्निक्स का यूज़ नहीं करेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है आंसर, नहीं, ग्रुप वर्क में टीचर जो है वो एसोसिएट नहीं रहेगा। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए, बी एंड डी। नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। अब अचीवमेंट टेस्ट का जो आप है उसका इस्तेमाल आप क्यों करते हैं, किस पर्पस के लिए आप अचीवमेंट टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, वहाँ मुझे कन्फ्यूज़न रह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है कि लेक्चर और इंटरेक्टिव लेक्चर ये दोनों तो सही हैं, ये तो टीचर इन टेक्निक्स का यूज़ करता है, बट बात आ रही है ग्रुप वर्क और सेल्फ स्टडी की। अब एक तरफ मन कर रहा है कि सेल्फ स्टडी तो स्टूडेंट खुद से करेगा, अब ग्रुप वर्क में भी जो मेंबर्स होंगे वही वर्क करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लैश हो रहा है। आप इस क्वेश्चन को हिंदी वाले क्वेश्चन से जाकर एक बारी चेक कर लीजिएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा या फिर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ। अचीवमेंट टेस्ट जो हैं उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। मेकिंग सिलेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। क्या एक स्पेसिफिक जॉब के सिलेक्शन के लिए आप अचीवमेंट टेस्ट का यूज़ करते हो? नो, क्योंकि बच्चे को आपको लेवल नहीं करना, उसको मार्क नहीं करना है। सिलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर ए कोर्स, किस हर कोर्स को करने का जो राइट है वो सारे स्टूडेंट्स के पास है, तो आप एक किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को अचीवमेंट टेस्ट की बेसिस पे जो है वो कोर्स के लिए सिलेक्ट
सिलेक्ट नहीं कर सकते। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ लर्निंग या फिर असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। देखिए ये दोनों ऑप्शंस तो आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब ये दोनों ऑप्शंस आपके ठीक ठीक लग रहे हैं और इनमें से आपको अप्रोप्रिएट चुनना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है कि अचीवमेंट टेस्ट आप क्यों कराते हैं। आप अचीवमेंट टेस्ट इसलिए कराते हैं ताकि आप जान सकें कि बच्चे की जो कमज़ोरी है वो कहाँ है और कहाँ जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जानने के लिए अचीवमेंट टेस्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो वीकनेस है उनको ओवरकम किया जा सके उन पर वर्क करके। अ गुड टीचर इज़ वन हु, एक अच्छा शिक्षक कौन है। तो एक अच्छा शिक्षक कौन है, तो एक अच्छा शिक्षक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देगा, वो है। बिल्कुल ठीक बात है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन टीचर के द्वारा दी जा रही है, हम कह सकते हैं। एक्सप्लेन कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, हम ये भी कह सकते हैं। गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट, तो ये तो बिल्कुल गलत जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम होगी। बट ये ऑप्शन आपका बिल्कुल हट जाएगा कि प्रिंटेड नोट्स दे देना स्टूडेंट को डजंट मीन कि टीचर जो है वो एक अच्छा शिक्षक है। अच्छा शिक्षक कौन होगा, तो अगर मैं बात करूँ इन तीनों में से अगर आप ज़्यादा अप्रोप्रिएट देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है कि आपने तो इन्फॉर्मेशन दे दी, टीचर ने इन्फॉर्मेशन दे दी, दैट्स गुड, बट स्टूडेंट ने उसको कितना एक्वायर किया, इट्स द मैटर। मान लीजिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो लेक्चर मोड में दी थी और लेक्चर मोड में स्टूडेंट जो था वो कैसा था, वो पैसिव था। तो उस केस पे स्टूडेंट जो था वो इन्फॉर्मेशन को एक्वायर ही नहीं कर पाया। जब स्टूडेंट ने इन्फॉर्मेशन एक्वायर नहीं की तो आपने इन्फॉर्मेशन दी बट उसका कोई भी फ़ायदा या कोई भी रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। उसके हम कब कह सकते हैं कि जो टीचर को हम अच्छा जब कह सकते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे वो बच्चा जो है वो ग्रहण भी करे और उसको अपनी लाइफ में उतारे भी, वहाँ पे चेंजेस आए। ये लर्निंग है कि लर्निंग होनी चाहिए। बट आपने इन्फॉर्मेशन दे दी और स्टूडेंट अगर पैसिव था, उसने एक्वायर नहीं की, तो यहाँ पर कोई लर्निंग हुई ही नहीं। जब लर्निंग हुई नहीं तो आप नहीं कह सकते कि टीचर जो है वो गुड है। दूसरा, टीचर ने एक्सप्लेन किए कंसेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को, टीचर ने तो एक्सप्लेन कर दी बट स्टूडेंट समझा या नहीं समझा, इट डजेंट मैटर। मतलब वो आप कह सकते हो कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा शिक्षण पर। लेकिन बिल्कुल इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न, अगर टीचर ने स्टूडेंट को इंस्पायर किया कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको लाइफ में कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमेशा सफल व्यक्ति ही जो है वो आगे बढ़ पाता है, सफल व्यक्ति अपने हार्डवर्क से बढ़ता है। तो इस तरह से वो आप बच्चों को एक मोटिवेट करते हो तो स्टूडेंट जो होते हैं वो क्यूरियस होते हैं टुवर्ड्स लर्निंग। तो स्टूडेंट को अगर आप इंस्पायर करते हैं तो आप एक गुड टीचर माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू। अब जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा स्टूडेंट का टीचिंग के समय, वो पॉसिबल होगा कब? लेक्चर मेथड में ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होंगे पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि लेक्चर मेथड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो पैसिव रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन रोल रहता है वो टीचर का रहता है। यहाँ पर टीचर जो होता है वो एक्टिवली वर्क करता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पैसिव दिखाई देते हैं। तो इसलिए जब आप खुद कोई वर्क नहीं करते हैं खुद से तो आप पैसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन में आपको पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा है आपका इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या है कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप आगमनात्मक विधि का यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करते हो, बट यहाँ पर हम इसको गुड अच्छा मान सकते हैं, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये भी नहीं है। और दूसरा जो है टेक्स्ट बुक, तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आप बच्चों को बुक्स पढ़ने को दे दोगे तो वहाँ पर बच्चे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट आप वहाँ पर अगर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ा रहे हो अगर आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन केस अगर आपको स्टूडेंट को लाइट का जो इफेक्ट है वो बताना है कि कितनी ज़्यादा वैल्यू है, इंपॉर्टेंस बतानी है, तो आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करवाइए। आप एक पॉट में प्लांट लगवाइए, एक को आप सनलाइट में रखिए, एक को आप बंद कमरे में रखिए और फिर स्टूडेंट से कहिए, आप ऑब्जर्व करिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वो खुद से इसका रिजल्ट निकालने वाले हैं और वो खुद आपको बताएंगे कि सनलाइट जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ में कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असर्टेन्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्यों कराया जाता है? तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराने का जो उद्देश्य रहता है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इंस्ट्रक्शन
के समय पर इंस्ट्रक्शन की शुरुआत में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जानने के लिए वो कराया जाता है? बिल्कुल नहीं होता। डायग्नोस्ट का मतलब क्या है कि आप पता लगा रहे हो किसी चीज़ का, ठीक है ना। डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वहाँ पर जो बीमारी होती है उसका पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस नहीं चेक करते हैं। लर्निंग प्रोग्रेस और उसके फेलियर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, आप इंस्ट्रक्शंस के समय उसके क्या प्रोग्रेस है और क्या प्रोग्रेस कर रहा है, फेल हो रहा है, तो यहाँ पर बच्चे को लेबल करने की बात आ जाएगी, ये भी नहीं करेंगे। आप डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन का कितना क्या डिग्री है, मतलब गुड है, बेटर है, बेस्ट है, क्या है, तो ये भी नहीं। आपको क्या देखना है कि कारण क्या है, अगर फेलियर है तो उसके कारण क्या है और किस तरह से आप उसको रेमेडियल टीचिंग जो है प्रोवाइड, मतलब कौन सी रेमेडीज़ का अब आपको इस्तेमाल करना है ताकि जो कारण आपने पता लगाए थे उन कारणों को आप क्या कर सकें, उनका निवारण कर सकें। तो कॉजेज और रेमेडीज़ जो होंगी परसिस्टेंस लर्निंग प्रॉब्लम्स की इंस्ट्रक्शन के समय, उसका पता लगाने के लिए आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय टीचर टू। अब इंस्ट्रक्शनल एड्स का जो है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है टीचर के द्वारा? तो ग्लोरीफाई द क्लास, आपको क्लास को ग्लोरीफाई नहीं करना, आपको स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट भी नहीं करना है, ठीक है। अट्रैक्ट तो आप स्टूडेंट्स को मूवी दिखाकर भी कर सकते हो, है ना। अगर हम इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कराने के लिए कर रहे हैं तो हम उस इंस्ट्रक्शनल एड्स के थ्रू बच्चे को मूवी दिखा सकते हैं, खुद बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे। बट हमें अट्रैक्ट नहीं कराना, हमें डिसिप्लिन भी इंश्योर नहीं करना कि हमने टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर लिया, बच्चे वहाँ पर प्रोजेक्टर में देख रहे हैं, कोई भी हमने इमेज लगा दिया, कोई भी हमने वीडियो लगा दी, बच्चे उसको देख रहे हैं, तो अब आपस में वो जो है वो बात नहीं करेंगे, तो क्लास में डिसिप्लिन बना रहेगा। तो डिसिप्लिन बनाने, देखिए डिसिप्लिन से कुछ नहीं होना, तो यहाँ पर डिसिप्लिन भी नहीं रहेगा। और बल्कि हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल करने का वो क्या है कि आप कंसेप्ट को क्लैरिफाई कर रहे हो, आप जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको आप जब वीडियो में होते हुए दिखा रहे हैं तो बच्चा देख पा रहा है कि कहाँ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहाँ आपका ईसोफेगस है, कहाँ आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, कैसे फूड आपके माउथ से होता हुआ ईसोफेगस के थ्रू कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे उसका डाइजेशन हो रहा है। तो ये सब बातें जब वो देख रहा है तो उसको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आप कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए इंस्ट्रक्शनल एड्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एटीट्यूड ऑफ द टीचर, बात आ रही है अब एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग परटेन्स टू। जो टीचर का एटीट्यूड होता है जो कि टीचिंग को अफेक्ट करता है वो क्या होता है? अफेक्टिव होता है, कॉग्निटिव होता है, कॉग्निटिव होता है, साइकोमोटर होता है। तो कॉग्निटिव संज्ञान जो होगा वही आपकी टीचिंग को अफेक्ट करेगा, ज्ञान के थ्रू जो ही है वो टीचिंग अफेक्टेड होगी। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वॉज स्टेटेड बाय। ये कहा था कि एजुकेशन जो है वो एक मैनिफेस्टेशन है परफेक्शन का जो ऑलरेडी मैन में होता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो अगर मैं बात करूँ तो ये कहा गया था आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम यहाँ पर लेवल ऑफ टीचिंग आपको पढ़ाए थे, 3 लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ाए थे, जिसमें आपका पहला लेवल ऑफ टीचिंग था मेमोरी, जो किसके द्वारा दिया गया था? जो दिया गया था आपके हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। दूसरा था आपका अंडरस्टैंडिंग, जो किसके द्वारा दिया गया था? जो दिया गया था आपके मॉरिसन साहब के द्वारा। और रिफ्लेक्टिव वाला जो था ये आपका दिया गया था हंट के द्वारा। ये वुंट और हंट में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये दिया गया था आपके हंट के द्वारा। तो ये तीनों ही आपके लेवल ऑफ टीचिंग है, लेकिन ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये ऑड वन आउट है और इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज। जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन होता है उसको आप कैसे आंकते हो, कैसे इसको कंसीडर करते हो? क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्टिव होता है, कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव होता है या फिर सिलेक्टिव होता है। तो क्लासरूम में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है? वो प्रभावित करने वाला होता है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर टीचर का प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, टीचर का वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है, टीचर का फ्लुएंसी है, टीचर स्पष्ट शब्दों में अगर बात कर रहा है तो वो जो पढ़ा रहा है वो स्पष्ट तरीके से बच्चों को समझ में आएगा। तो क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन है उसको नॉर्मली अफेक्टिव जो है वो माना जाता है। Which one of the following is considered a sign of motivated teaching? टीचिंग मोटिवेटेड है ये आप कैसे जानेंगे? स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन, अगर स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या फिर
सबसे ज़्यादा बच्चे हैं क्लास में, तो देखिए ज़्यादा बच्चे क्लास में हैं डजंट मीन कि टीचिंग का प्रभाव है। ऐसा भी हो सकता है कि आज बच्चे इसलिए ज़्यादा हों कि आज गेम का पीरियड हो या आज कोई एक्टिविटी हो जो बच्चों को अच्छी लगती है। जैसे वेडनेसडे सैटरडे को मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स में जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ की वजह से बच्चे क्लास में ज़्यादा हैं, या फिर कोई फंक्शन है या कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी प्राइज़ वगैरह का, इस वजह से है। तो या फिर कोई भी अलग रीज़न रह सकता है। तो आप स्टूडेंट की अटेंडेंस की बेसिस पे नहीं जान सकते, नहीं कह सकते कि टीचिंग बेस्ट है या मोटिवेटेड क्लास है, इस वजह से बच्चे बार बार स्कूल आ रहे हैं। उनका अपने अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। किसी के पेरेंट्स नहीं चाह रहे कि बच्चा घर पे रह के शैतानी बहुत करता है, उसको स्कूल भेज देते हैं, तो अलग अलग रीज़न है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। पिन ड्रॉप साइलेंस, क्लास में बिल्कुल साइलेंस नहीं होना है। साइलेंस अगर है तो इंट्रैक्शन नहीं होगा, जब इंट्रैक्शन नहीं होगा तो टीचिंग नहीं होगी। मोटिवेशन कैसे होगा? इंट्रैक्शन से होगा। जब कोई बोलेगा ही नहीं तो क्या खुद को एक दूसरे को देख कर थोड़ी ना हम मोटिवेट होंगे, बल्कि और फ्रस्ट्रेट होंगे। तो इसलिए पिन ड्रॉप साइलेंस तो बिल्कुल नहीं होना। स्टूडेंट टेकिंग नोट्स, स्टूडेंट नोट्स ले रहे हैं तो भी नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन। अगर क्लासरूम में स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि टीचिंग जो है वो मोटिवेटेड है, टीचर ने मोटिवेट किया है बच्चों की। अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछिए, मैं आपको एक नहीं 10 बार बताऊंगा। बच्चों को डर नहीं लगता है, बच्चे क्यूरियस हैं जानने के लिए, बच्चों में पढ़ने की जो है वो इच्छा है। तो ये सब क्या है, और बच्चे जिज्ञासु है, बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो ये क्या है, स्टूडेंट अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इट मीन्स जो टीचिंग है वो कैसी है, मोटिवेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग? यहाँ पर आपको लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन और नरेशन ये दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि इनमें से सबसे बेस्ट मेथड क्या रहेगा टीचिंग का। तो मैंने भी आपको बताया कुछ पहले, लेक्चर नहीं रहेगा, डिस्कशन करना भी बेस्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन भी बेस्ट है, नरेशन आप किसी चीज़ का किसी चीज़ को आप नरेट कर दे रहे हो तो उसको आप नहीं कह सकते कि इट्स गुड और नॉट, इट्स बेस्ट और नॉट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट मेथड अभी हम ऊपर देख के आए हैं क्या है, इट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन। डिस्कशन तो वो कहीं भी कर सकते, किसी भी चीज़ का कर सकते, ज़रूरी नहीं वो सही डिस्कशन कर रहे हो, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन जो वो कर रहे होंगे वो सही होगा। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, तो डिसलेक्सिया का आपको बार बार बताया हुआ है मैंने। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है। अगर हम यहाँ पर राइटिंग डिसऑर्डर की बात करें तो ये आपका रहेगा डिसग्राफिया, क्योंकि हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ का एक लिखने से आपका वो है। तो डिसग्राफिया इज द writing disorder and dyslexia is the reading disorder. While delivering lecture, if there is some disturbance in the class, a teacher should, अगर आप पढ़ा रहे हो और उस टाइम पर आपको क्लास में कोई डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है तो आप क्या करोगे? शांति से कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे कि अभी शोर हो रहा है तो हम शांत हो जाते हैं, उसके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे? नहीं। पनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, उन बच्चों को आप पनिशमेंट देंगे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। तो आपको मैं एनसीएफ का अगर बताऊं या फिर आरटीई का एक बताऊं तो आपको स्टूडेंट को भी फिजिकल पनिशमेंट जो है वो नहीं देनी है, आपको बच्चे को प्रताड़ित नहीं करना, उसको सज़ा नहीं देनी है। नॉट बॉदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, उसका ध्यान ही नहीं देना कि क्लास में जो क्या हो रहा है। तो भैया आप कैसे टीचिंग करा रहे हो क्लास का, तो आपको देखना है ना कि क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पता चले आप तो पढ़ाने में व्यस्त हैं और डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसी डिस्टर्बेंस में बच्चा एक दूसरे का सर फोड़ दे, किसी को चोट लग जाए, तो ये भी आपको इग्नोर नहीं करना, बल्कि आपको क्या करना है, मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उनको आपको मोटिवेट करना है। ठीक है, पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करना है कि वो अपना जो फोकस है वो पढ़ाई में लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ, इफेक्टिव टीचिंग का कार्य क्या होगा? यहाँ पर टीचर्स सेटिस्फेक्शन होगा, टीचर्स की ऑनेस्टी और कमिटमेंट होगा, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल इफेक्टिव टीचिंग कब होगी? जब स्टूडेंट समझेगा, पढ़ेगा और समझेगा। ठीक है, सिर्फ ये आप टीचर ने पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, तो हम, क्योंकि जब बच्चा पढ़ रहा है और बच्चा समझ रहा है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो ये आपकी इफेक्टिव टीचिंग के अंतर्गत आएगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट मीनिंग रहेगा वो क्या है? एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, पर्सनल एडजस्टमेंट, या फिर इनकैलकुलेशन ऑफ नॉलेज। तो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस हैं, यानी मॉडिफिकेशन होगा बिहेवियर का।
अरेंज दी फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। अब आपको इन टीचिंग प्रोसेस को ऑर्डर में अरेंज करना है। तो रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन, लेकिन आपको एक ऑर्डर में इनको डालना है। तो जब आप इसको ऑर्डर में डालोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जो पढ़ा रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव बताओगे ना। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करेंगे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करने के बाद आप प्रेजेंट नॉलेज को प्रायर नॉलेज के साथ रिलेट करेंगे। ये सेकंड पे आएगा, ये फर्स्ट पे आया। जब आपने पहले की नॉलेज को अब की नॉलेज के साथ रिलेट कर लिया, अब आप प्रेजेंट करेंगे अपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को। जब आप अपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को प्रेजेंट करेंगे उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद अब आप एवल्यूशन करेंगे कि क्या रहा रिजल्ट, और फिर आप दोबारा से रीटीचिंग करेंगे वर्क करके जहाँ पर भी कि आपको मतलब समस्या देखने को मिली। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, इट इज़ 4, 1, 5 सेकेंड एंड थर्ड, एंड इट इज़ इन ऑप्शन नंबर डी। CIET स्टैंड्स फॉर, CIET की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो इट इज़ सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू, हायर एजुकेशन लेवल पर टीचर का जो रोल रहता है वो क्या रहता है कि वो स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, सेल्फ लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा, प्रमोट करेगा, या फिर हेल्दी कंपटीशन करवाएगा स्टूडेंट्स में, या फिर हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है भैया, आप हायर लेवल पे हैं तो वहाँ पर आपको खुद से पढ़ना है। टीचर आपके बस कंसेप्ट क्लियर करा सकता है, लेकिन स्टडी आपको खुद करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लेने से सिर्फ आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है, आपने जान लिया कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो अर्थ की तरफ से लगाई जाती है, न्यूटन के द्वारा दी गई थी। ये इतना सा जान लेने से आप हायर एजुकेशन में मार्क्स नहीं ला सकते। आपको उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जानना होगा। आपको अपने एग्जाम के लिए 5 to 6 पेजेस रेडी करने हैं, और ये 5 to 6 पेजेस आपको टीचर रेडी नहीं कराएगा, बल्कि आपको खुद से रेडी करने हैं। तो इसलिए सेल्फ लर्निंग स्टूडेंट्स में जो है वो प्रमोट करना जो है उनका एक लक्ष्य होता है। नाउअडेज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग इज, अब के समय में जो ज़्यादा इफेक्टिव मोड है लर्निंग का वो क्या है, तो ई लर्निंग भी है और आपकी ब्लेंडेड लर्निंग भी है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके यहाँ पर सही हैं। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी तरह से आया था, और यहाँ पर आयोग ने दोनों ही आंसर को सही माना था। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सी और डी लगाया था, किसी ने सी या किसी ने डी, उन दोनों को प्रॉपर मार्क्स दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर जिन्होंने फर्स्ट या सेकेंड लगाया उनको कोई मार्क्स नहीं मिला। इसका आपको याद रखना है कि जब आप ऑब्जेक्शन करते हैं, चैलेंज करते हैं आंसर की को, अगर वहाँ पर अगर वो अपना आंसर ही गलत मान लेते हैं, कोई भी एक प्रॉपर ऑप्शन नहीं देते, तो सबको कॉमन मार्क्स मिलता है। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि 2 आंसर सही हो गया, तो सी और डी वालों को मार्क्स मिलेगा, ए और बी वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर्स शुड बी वेमेन बिकॉज दे, यहाँ पर बोला कि प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स होनी चाहिए वो वेमेन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट को पुरुषों से ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकती हैं, या फिर उनके पास बेसिक कंटेंट होता है मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा, या फिर वो लो सैलरीज पे आती है। तो ऐसा तो नहीं है भैया, मैन और फीमेल इक्वल सैलरीज पे ही आती हैं, बट यहाँ पर बात ये आ जाती है कि वो चिल्ड्रन के साथ डील कर सकती है लव और अफेक्शन के साथ। ठीक है, जबकि जेंट्स ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लेडीज का इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनके घर में अपने खुद के बच्चे होते हैं, उनके साथ वो जिस तरह से डील करती है उसी तरह से वो बाहर अपने स्टूडेंट्स के साथ भी डील कर सकती हैं। विच वन इज द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग? अब हाईएस्ट ऑर्डर क्या है लर्निंग का? तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो आपके कंडीशंस रिफ्लेक्स लर्निंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को हम यहीं स्टॉप करेंगे अभी, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में अब यूनिट 2 के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड।